गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमकेडी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपीसीएचओ के रिगार्डिंग क्वेश्चन सीरीज या क्वेश्चन क्लासेस चला रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, द रिजेंट यूज फॉर यूरिन शुगर टेस्ट इज, यानी कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपका जो कि हम यूरिन में शुगर के टेस्ट के लिए कौन से रेजिडेंट या कौन से कंपोनेंट का या कौन से सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो जिसमें से आपका कौन सा है, बेनेडिक्ट है या एसिटिक एसिड है, जेनेटिन वॉलेंटिन है या मेथिलीन ब्लू है। तो सिंपल वर्डों में अगर मैं बात करूं तो यूरिन में शुगर को टेस्ट करने के लिए हम किस सॉल्यूशन की बात करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए। अब अपन बात कर लें समथिंग कुछ यूरिन टेस्ट या यूरिन शुगर टेस्ट के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्खनली में 5 ml क्या लेते हैं, कितना लोगे, 5 ml यूरिन लेते हैं। क्लियर, यानी कि यूरिन सैंपल लेने के बाद उससे 5 ml यूरिन अपन एक टेस्ट ट्यूब या पर्खनली के अंदर क्या करते हैं 5 ml यूरिन लेते हैं। और इस यूरिन में फिर क्या करते हैं अपन 8 ड्रॉप्स, क्या करते हैं 8 ड्रॉप्स आप किसके डालोगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के डालोगे। तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनके आधार पर अपन क्या देखते हैं कि हमारा जो शुगर लेवल है यूरिन का, या यूरिन के अंदर जो शुगर लेवल आपको देखने को मिल रहा है वो प्रेजेंट है या नहीं है। यानी कि कहने का मतलब मेरा, आपका जो शुगर का लेवल आपको कैसा दिखेगा, उसके अंदर प्रेजेंसनेस देखने को मिलेगी अगर आप क्या करते हो, यूरिन के अंदर क्या डालोगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की ड्रिप 8 ड्रॉप्स आप डालते हो। और उन ड्रॉप को डालते ही अगर आपके यूरिन का कलर क्या होने लग जाए, चेंज होने लग जाए, तो वो आपको क्या कहलाता है, आपकी शो करता है प्रेजेंसनेस को कि इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर, जैसे अगर आपका ये ड्रॉप डालने के बाद ब्लू कलर आता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर कि वहाँ प्रोटीन की, या मैं बात करूँ ग्लूकोज या शुगर का क्या नहीं है, प्रेजेंसनेस नहीं है। क्लियर, तो ये था थोड़ा सा आपका इस टेस्ट के बारे में कि अपन किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि बॉडी के कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, यानी कि एक को छोड़कर और सभी कैसे हैं आपके कार्डिनल साइन होते हैं। तो कार्डिनल साइन में अपन किसकी बात करते हैं, टी, पी, आर एंड बी पी, ये क्या है आपके कार्डिनल साइन है बॉडी के। तो इसमें आपका ब्लड प्रेशर सही है, टेम्परेचर भी आपका होता है, हार्ट बीट, यानी कि जिनको अपन क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज लेवल हमारा कार्डिनल साइन नहीं होता है। यानी कि हमारी बॉडी का कार्डिनल साइन क्या नहीं होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं होता है। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन में पूछा यही था आपसे कि आपके कार्डिनल साइन कौन कौन से हैं एक को छोड़ करके। तो इसमें आपका ब्लड, टेम्परेचर, हार्ट और बीपी आपके क्या होते हैं, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और बीपी। और फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से आपको किसको जानते हैं आप, पेन को। क्लियर, तो ये आपके क्या होते हैं, कार्डियल साइन होते हैं। इसमें आपका रॉन्ग आंसर होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, और सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट अपन बात करें ब्लैकन डिकम्पोजिंग टिश्यू डीज नॉट हैव ब्लड सप्लाई एज कॉल्ड, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा टिश्यू जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ब्लैकनेस डिकम्पोजिशन देखने को मिल रहा है सेल्स का, और वहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, उसको आप क्या बोल सकते हो? गैंग्रीन बोलोगे, एट्रोफी बोलोगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे, इरिथमिया बोलोगे। यानी कि ऐसा बॉडी का पार्ट जहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर डिस्कम्पोजिशन देखने को मिल रहा है और वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, उसको आप क्या बोलते हो? तो करेक्ट आंसर इज ए, गैंग्रीन। गैंग्रीन में क्या होता है, आपके ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और टिश्यूज़ के अंदर क्या होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगती है, और सीवियर नेक्रोसिस होने की वजह से जो पोर्शंस है, या मैं बात करूं जो टिश्यूज़ हैं, वो कैसे होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं। एट्रोफी का मतलब कहीं पर भी क्या हो जाना, सेल्स वगैरह का बढ़ जाना, क्या कहलाएगा, हाइपरट्रॉफी वगैरह होती है। तो एट्रोफी में वहाँ पर क्या होना, सेल्स का जो कंडीशन में वो डिक्रीज देखने को मिलना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, या मैं बात करूँ मसल्स के अंदर टोन का बढ़ जाना। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन आपका क्या है, बिलिरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम, यानी कि जो बिलिरुबिन है वो बनता किससे है, कहाँ से फॉर्म होता है, या किसकी वजह से फॉर्म होता है? तो ऑप्शन है आपके गैस्ट्रोफेरिटिन, ट्रांसफेरिटिन, ग्लोबुलिन और हीम, यानी कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो बिलिरुबिन को फॉर्म करने में हेल्प करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, हीम की वजह से आपका क्या होता है, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है, जब आरबीसी का क्या होता है, हमारी का डिस्ट्रैक्शन होता है, आरबीसी टूटती है, लाइफ स्पैन उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो स्प्लीन के अंदर आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। उस डिस्ट्रैक्शन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन में कन्वर्ट होता है। तो ग्लोबुलिन तो आपकी प्रोटीन है, द्वारा से बॉडी में सिंथेसाइज होकर के यूज हो जाती है, बॉडी फंक्शंस में काम में आ जाती है। हीम जो बचता है वो क्या करता है, आपके बिलिरुबिन का फॉर्म करता है, और दूसरा अपने अदर फॉर्म को क्रिएट करता है, फेरिटिन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है या यूज होने लगता है। तो बिलिरुबिन किसकी वजह से फॉर्म होगा, आपका हीमोग्लोबिन की वजह से फॉर्म होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन, यानी कि एक अडल्ट पर्सन है जिसके हीमोग्लोबिन में वो किस चीज़ को कंटेन करता है, 1 अल्फ़ा एंड 1 बीटा चेन, 1 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन, 1 बीटा और 2 अल्फ़ा चेन, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन। यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर चेन पाई जाती हैं, अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन। उनमें यानी कि एक अडल्ट के अंदर आपको कौन कौन सी चेन देखने को मिलेगी, 1 अल्फ़ा 1 बीटा, 1 अल्फ़ा 2 बीटा, एक बीटा 2 अल्फ़ा, या 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका होगा डी, यानी कि एक अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इज द, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, यानी कि जब बच्चे क्या है इम्प्लांटेशन होने के बाद या फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जब इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद 2 वीक से लेकर के 8 वीक की जो लाइफ होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ कहलाती है। तो इस एम्ब्रियोनिक लाइफ में रेड ब्लड सेल्स, या मैं बात करूं ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, क्लियर, येलो बोन मैरो में, यॉर्क सैक में, रेड बोन मैरो में, किडनी में। तो मैं बात करूं एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो होता है यॉर्क सैक के अंदर। कहाँ पर होगा, यॉर्क सैक के अंदर। दूसरा अपन इनके अदर ऑप्शनों की बात करें तो येलो मैरो ओल्डर पर्सनों में बनाता है, फॉर्मेशन करता है किसका, आरबीसी में, रेड बोन मैरो अडल्ट में, और किडनी में आपका जो अडल्ट और एम्ब्रियोनिक लाइफ के बीच की जो स्टेज होती है उसमें ये थोड़ा बहुत
किडनी आपके ब्लड के प्यूरिफिकेशन वगैरह का काम करती है। इसमें कोई भी रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस नहीं होता है। क्लियर। ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन, यूरिन का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होती है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपका ब्लड सेल्स कहाँ पर बनता है? यॉर्क सैक में। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट अपन बात करें अपकार स्कोर ऑफ 4 to 6 ऑफ न्यूबॉर्न इंडिकेट, यानी कि इसमें पूछा गया है कि अपकार स्कोर जो है, अपकार स्कोर आपका किसको, यानी कि एक बच्चे का अपकार स्कोर लिया गया है और उसमें आपको कितना बताया गया है कि 4 to 6 है, वो न्यूबॉर्न क्या इंडिकेट करेगा? सीवियर डिप्रेशन को इंडिकेट करेगा, माइल्ड डिप्रेशन को, मॉडरेट डिप्रेशन को, नो डिप्रेशन को। ये कुछ आपका क्या है, इंडिकेटर्स दिए हुए हैं आपके किसके रिगार्डिंग? अपकार स्कोर के रिगार्डिंग। अब मैं बात करूं अपकार स्कोर क्या होता है, तो अपकार स्कोर के बारे में अगर अपन बात करें तो अपकार का मीन्स अपीरियंस। क्लियर। यानी कि जब बच्चा बर्थ करता है तब हम क्या करते हैं? अपकार स्कोरिंग लेते हैं, उसका अपीरियंस देखते हैं, है ना, पल्स देखते हैं, ग्रैमिश देखते हैं, और उसका एक्टिविटी देखते हैं, और क्या देखते हैं? रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें 4 से 6 देखने को मिल रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा? आपका मॉडरेट डिप्रेशन कहलाएगा। क्लियर। इससे कम होता है सीवियर कहलाएगा। ठीक है। 7 से 8 देखने को मिल रहा है या 7 से 8 देखने को मिलेगा, माइल्ड कहलाएगा, और 9 से 10 देखने को मिल रहा है तो नो डिप्रेशन कहलाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको कैसा देखने को मिलेगा? मॉडरेट डिप्रेशन देखने में को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट अपन बात करें बेस्ट डिसइंफेक्टेंट ऑफ कॉलेरा स्टूल इज, यानी कि कॉलेरा के स्टूल को क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जो कॉलेरा स्टूल है उसको आप डिसइंफेक्टेंट करना चाहते हो, यानी कि उसकी वजह से किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन ना हो, तो उसका बेस्ट मेथड या बेस्ट डिसइंफेक्टेंट के रूप में आप किसको यूज़ करोगे? तो इसमें है आपका ब्लीचिंग पाउडर, लाइम, कैरोसोल और फिनॉल। तो मैं अगर इनमें से बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर, कैरोसेल और फिनॉल तीनों ही आपके कैसे हैं? ये डिसइंफेक्टेंट है, और तीनों का यूज अपन किसके लिए करते हैं? कॉलेरा के स्टूल के लिए करते हैं। क्लियर। और इसमें बेस्ट मेथड की अपन बात करें तो जो फिनॉल है आपका, वो बेस्ट मेथड के रूप में यूज़ किया जाता है किसके लिए? कॉलेरा स्टूल के डिसइंफेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बाय वुमेन रिड्यूस द रिस्क, यानी कि अगर कोई भी फीमेल क्या कर रही है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, तो उसके अंदर किस चीज़ का रिडक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि वो रिस्क कम से कम होगी उसके अंदर? ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। यानी में से कौन सा रिस्क आपको कम डेवलप होगा अगर आप क्या ले रहे हो? कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो? तो ब्रेस्ट कैंसर को तो ये डेवलप करने पे हेल्प करता है, यूटेराइन कैंसर भी कर सकता है, सर्वाइकल कैंसर भी कर सकता है। कम रिस्क रहता है कौन सा? ओवेरियन कैंसर का। क्लियर। यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आपके में क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हेल्पफुल होता है हमारे ओवरी के अंदर फॉलिकल के मैचुरेशन और ओवम वगैरह के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर ओवरी कैंसर का रिस्क हमारे बॉडी के अंदर कम होता है अगर कोई भी फीमेल क्या ले रही है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है। तो नेक्स्ट अपन बात करें ऑक्यूपेशनल डिसीज़। ये फादर नहीं है, यहाँ लिखिएगा फार्मर्स लंग्स डिसीज़, यानी कि कौन सी ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है जिसकी वजह से या जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं? फादर लंग्स डिसीज़ की वजह से के नाम से जानते हैं। कोल्ड डस्ट की वजह से होने की, सिल्का की वजह से होने से, एबिस्टोस से होने की, या हे एंड ग्रे डस्ट के होने की वजह से आपको जो हो उसको अपन, तो इसमें अपन बात करें हे एंड ग्रे, यानी कि ग्रीन घास वगैरह से, है ना, हरी हरी
हरियाली से आपको जो डिसीज़ हो रही है वो आपकी कौन सी कहलाती है, फार्मर लंग्स डिसीज़ कहलाती है। ये फादर नहीं है, फार्मर है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। सिलिका से आपको सिलिकोसिस होता है, सिलिका डस्ट की वजह से। एबिस्टोसिस की वजह से एप्टोस की वजह से एबिस्टोसिस नामक डिसीज़ होती है, क्लियर। तो ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है इनमें से जो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। वेरिसेला वैक्सीन, मम्स वैक्सीन, रिबोला वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीन। तो आप सभी को पता है वेरिसेला, मम्स, रुबेला ये सब क्या होती हैं, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। मात्र हम प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन को प्रोवाइड करते हैं, तो वो होती है आपकी टिटनेस की जो वैक्सीन है वो आप क्या करते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आप ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। नेक्स्ट आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म इन विच ईयर, यानी कि कौन सी ईयर में आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था। तो इसका 1943, 1944, 1945 या 1946। तो इसका करेक्ट आंसर इज 1946 में इसको क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये फॉर्म कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 में। और इसका सेंटर कहाँ पर है आपका, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ आया हो, आपको लगता है कि हाँ हमें आज कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।